really very, very good. At the moment with us, Mr. Kishore Tiwari. Kishore Tiwari साहब, नमस्कार. अरे राजू जी नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम. अरे भाई बहुत अच्छी बात। और प्रदीप तो और स्मार्ट लगने लगा जी. अभी। और कहीं विदेश से बैठा है, यहीं से बैठा है? नहीं, अभी आ गया है वापस सर. अभी अभी यहीं अभी फिर बजाज साहब भेजने वाले, बोले कि आप जरा मालदीव जाके आ जाओ. अभी जाने वाले हैं वैसे, अभी ये जाने वाले हैं. अच्छा अच्छा। अभी ये विदेश यात्रा करेंगे सर. तो सर ये बताएं, आपके मित्र, आपके बड़े परम मित्र अजीत दादा पवार ने वही किया जो हर एक कोई कह रहा था कि करेंगे, और उसके बाद आज की तारीख में देखिए सर, 3 पहियों वाली सरकार हो गई है. मतलब इज इट अ 3 व्हीलर और इज इट एन ऑटो और इज इट नाउ एन ऑटो पायलट? सर किशोर तिवारी साहब. हाँ, नहीं क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले 2 इंजन फेल होने के बाद गाड़ी बहुत देर तक हल्ट होने के बाद तीसरा इंजन भेजा जाता है। तो तीसरा इंजन भेजकर अभी वो खींची जा रही है जी. तो सरकार का एडमिशन है कि एग्जिस्टिंग जो उनका था डबल इंजन वाला वो चल नहीं रहा था बराबर, क्योंकि अगर आप पूरे अपो मेजॉरिटी में हो उसके बाद भी आपको और किसी पार्टी को तोड़ना पड़ता है तो कारण तो रहने चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी अगर नकार नहीं देते तो बीजेपी ने कांग्रेस के एक धड़े से भी पूरी बात कर ली थी और कांग्रेस भी राज्य में तोड़ने वाली थी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम कांग्रेस से अगर समझौता करेंगे तो मैसेज बहुत गलत जाएगा। तो मुझे मालूम नहीं अब कैसा मैसेज गया, लेकिन उन्होंने जब एक इसके हिसाब से बोला महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, दूसरी पार्टियों को तोड़ो, तो उन्होंने अभी एनसीपी को तोड़ा। तो विषय तो ऐसा ही है कि मैंने आपको बार बार कहा कि बीजेपी जमीन तलाशने में जुटी है और महाराष्ट्र के अंदर उनको लगा कि अजीत पवार के साथ जो लोग आए हैं वो लोग उनको अच्छे वोट दिलाएंगे और बीजेपी को वेस्टर्न महाराष्ट्र में 4-5 सीटों का इजाफा हो सकता है। लेकिन उसका मैसेज बहुत गलत गया। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस प्रकार का सोशल मीडिया में चल रहा है और जहां भी जो कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं तो जमीन का नेता हूं और देहातों में घूमता हूं, तो आजकल लोग बहुत सतेज हो गए ना। तो बीजेपी के इंटरनल नेता लोग भी बोलते क्या चल रहा है, बाद में पार्टी के ऑफिस बेरर भी बोलते हैं कि हमें तो मालूम नहीं, सेंट्रल की परमिशन से हुआ है, सेंट्रल ने किया है। तो ये क्या चलता है मुझे तो, क्योंकि मैं बीजेपी में जब से स्थापना हुई तब से था और उसके पहले मैं आरएसएस से जुड़ा था और आरएसएस का मैं ओटीसी का 3rd ईयर ट्रेंड भी हूँ और बीजेपी में भी मैं ऑलमोस्ट फुल टाइमर ही बोल के काम कर रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे भी वेदना हुई और सबको ही वेदना हुई कि अभी वो बीजेपी में वो कल्चर नहीं रह गया। और अभी उनके तो प्रवक्ता लोग कहीं आते हैं तो बोलते हैं कि सत्ता में जाने के बाद ही लोगों के काम हम कर सकते और सत्ता ये अल्टीमेट एम है। तो सत्ता अगर अल्टीमेट एम है तो ये लोग करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए तुमको कि समाज सेवा और राष्ट्र ये हमको सर्वोपरि है और उनकी सेवा करने के लिए हम है और समाज की सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में इसलिए आए कि हम उनकी एडवोकेसी अच्छे से कर सके। मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं ने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए किसानों की सभी मांगे सरकारों से मंजूर करा ली। मुझे तो याद है अटल जी ने भी आत्महत्या करने वाले कुटुंब को पहला पैकेज दिया था। पहली युति की सरकार बनी थी तो मैं मनोहर जोशी सर को मेरे गांव ले आया था जहां किसान ने आत्महत्या की थी। लेकिन अब मैं बताता हूं राजीव जी, परिस्थिति इतनी खराब है कि मैं अभी देख रहा था कि जब से ये चल रहा है डबल इंजन ट्रिपल इंजन वाला, तो किसानों की आत्महत्या इतनी बड़ी और पिछले 3 दिन में 8 किसानों के आत्महत्या होने के बाद उस पर सादी चर्चा नहीं होती है। अब मुझे बताइए, मैं तो दोनों पार्टियों को दोष दूंगा,
फिर विपक्ष को भी और सत्तारूढ़ पक्ष को भी। विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है? विपक्ष के पास सरकार को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं? विपक्ष के तो सुबह सुबह उठ के लोग बोलते हैं, उसको दिन भर उस पर चर्चा होती है। तिवारी जी, तिवारी साहब, अमित शाह बिलीव दैट नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए बहुत काम किया है। बोले कि ओबीसी के लिए एक आयोग खोला है, बैकवर्ड कास्ट कमीशन, और जितने कांग्रेस और समाजवादी या मायावती ने नहीं किया, उतना मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया है। और यहां पर आप जो इक्वेशन हो गया कि छगन भुजबल इज कंसिडर्ड अ बिग मैन वेयर ओबीसी इज कंसर्न्ड, सुनील तटकरे ओबीसी मास लीडर, तो सर आपको ऐसा लग रहा है, और ओबीसी कम्युनिटी महाराष्ट्र में करीबन 54-60%, तो क्या ये लीडर्स बीजेपी के साथ आने के बाद जो पहले एमवीए का आंकड़ा 40 आउट ऑफ 48 लोकसभा सीट्स बोल रहे थे, अब ये ओबीसी का स्विंग टोटली बीजेपी के तरफ आ जाएगा? एक तो मोदी साहब काम कर रहे हैं और दूसरे छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे ओबीसी मास लीडर्स जुड़ गए। इज देयर गोइंग टू बी अ बिग शिफ्ट ऑफ वोट शेयर टुवर्ड्स द बीजेपी लेड पार्टी दिस थिंग, सर? देखो प्रदीप, इसका मतलब है कि ओबीसी वोट बीजेपी से दूर चला गया था, ये तुम पहले एडमिट कर रहे। दूसरी बात, नेताओं के जाने से वोट शिफ्ट वगैरह नहीं होता, और जो नेता करप्शन करे और करप्ट है, ऐसी उन पे टेंटिंग बीजेपी ने जो करी है, तो अब सोसाइटी में वो मैसेज चला गया ना कि ये लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी भी किसी से मिल सकते। तो एक मैं तुमको बता देता हूँ, एंटी बीजेपी जो वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट के वजह से मुझे लगता है कि शरद पवार 83 ओल्ड मैन विल क्रिएट अ हिस्ट्री। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो जितनी सीट लड़ेंगे और वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मेरे ख्याल से वो अभी 72 वगैरह का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्योंकि क्या है, लोगों को बहुत सहानुभूति रहती। देखिए पूरी पार्टी चुरा ली, ये वो, अभी लोग है ना अपने इश्यूज पे वोट ही नहीं देते ना करके। तो बीजेपी को भी मालूम है इशू पे वोट नहीं होते तो राम मंदिर और वो कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह इस पे लेके आए। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने नेता, अपने कार्यकर्ता या अपने वोटर्स को कन्विंस कर पाएंगे कि बीजेपी ही अभी सॉल्यूशन है। क्योंकि ये लोगों ने अपनी जिंदगी बीजेपी को गालियां दे के निकाली, और वहां का बीजेपी का कैडर इनके साथ नहीं आएगा। तो बीजेपी का जो कैडर है वो वोट नहीं देगा, ऐसी भी परिस्थिति है, और वो वोट को नहीं भी जा सकता। और एक तो वो शिवसेना के तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। एक बात है कि समय ही बताएगा कि आप जो बोल रहे हैं ना 54%, 60%। और आपने एक अच्छी बात बोली कि अमित शाह जी ने कहा कि हमने ओबीसी के लिए काम किया, तो जरा काम भी गिना देते तो ठीक होता। मैं अभी बता रहा हूं, एक है कि अब महाराष्ट्र में हर कास्ट वाले बोलते कि ओबीसी के अंदर हमारा शेयर 50% है। अब मुझे बताइए, हम ऐसे ही SC ST का भी है, हर घटक जाति बोलती है कि हमारे इतना इतना शेयर है। एक बहुत बड़ी बात है कि एक बार जातिगत गिनती हो जाए और वो रिकॉर्ड पे ले ली जाए, जैसी SC ST की रिकॉर्ड पे ले ली गई है, तो ओबीसी का एक बार सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। क्योंकि ओबीसी में करीबन 840 जातियां हैं, और वो जातियां भी अपने में बटी है इतना कि मराठा और कुणबी ये अलग अलग है। कुणबी के अंदर भी 9 से 10 प्रकार के कुणबी की जातियों का वो है, उनमें भी शादी और रोटी का व्यवहार होता नहीं है। तो ये सब चीजें है। तो आप अगर समझते हैं कि तेलियों में भी वैसा ही है, मालियों में भी ऐसा ही है, तो होता ना कि एक बार हो जाए ना, ये एक बार हो जाए। अभी आपने भी कहा, मैंने भी कहा, चुनाव आ गए, बीजेपी प्रयोगशाला में भरोसा रख रही है। बीजेपी ने ये प्रयोग किया है, और मुझे तो मालूम पड़ा है कि देवेंद्र, नितिन गडकरी वगैरह ये बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, सर यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो तो दिख रहा है सर, वो तो शक्ल पे ही दिख रहा है, लेकिन शिंदे साहब का क्या होने वाला है सर? नहीं, बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करती। उद्धव जी ने तो छोड़ते नहीं उनको, और उद्धव जी छोड़ते नहीं। उद्धव जी काय को छोड़ते? अगर ये साफ चतुरे होते और विश्वास का वातावरण होता तो उद्धव जी क्या इतने मूर्ख है क्या? इनकी केंद्र में सरकार रहते हुए उनको छोड़ दिया।
और मुझे मुझे बताइए ना, हाँ, उद्धव जी को कुछ तो वेदनाएं हुई, कुछ तो विश्वासघात का वातावरण हुआ, और रीजनल पार्टियों को बीजेपी खत्म करती, ये अनुभव एकनाथ शिंदे को भी आएगा। एकनाथ शिंदे तो ऐसे भी संदर्भहीन होने को जा रहे हैं डे बाय डे, और जो लोग डर गए हैं वो लोग उनको ज्वाइन हो रहे हैं। और राजनीति में सत्ता ही अल्टीमेट गोल हो तो फिर क्या करें अब। मुझे तो लगता है कि जब तक मुद्दों की राजनीति नहीं होती, जब तक इकोनॉमिक एजेंडा और डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल सस्टेनेबल है यह डिसाइड नहीं होता, तब तक तो मुझे नहीं बट डू लगता यू थिंक वोटर्स आर इंटरेस्टेड सर? किशोर तिवारी साहब, इसके ऊपर हमारी ना जाने कितने सालों से बातचीत हो रही है, मेरी और आपकी। और लेकिन जहां तक वोटर्स का प्रश्न है, आज आप देखिए हर जगह पे चर्चा किस बात की हो रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अरे बात होनी चाहिए प्राइस राइज की, बात होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की, बात होनी चाहिए इंडस्ट्रीज आर बीइंग शट डाउन, बात होनी, मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, बात होनी चाहिए रिटेल बिजनेस में। आज की तारीख में वो छोटी छोटी जो बनिए की दुकान हुआ करती थी वो सबके शटर डाउन हो गए हैं जीएसटी के चक्कर में। सर आप मुझे बताइए, लेकिन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो क्या लोग भी इंटरेस्टेड हैं सर? आप बताएं। राजू जी, किस लोगों को मिलते तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो मेरे देहात में जाता हूँ और सभी जाति के लोगों को पूछता हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा ये पूछते हैं लोग। और मुझे बताइए, हमने मनुस्मृति के ऊपर ही पूरी की पूरी अपनी, मनु ने जो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलते थे। लेकिन बाला साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसको थोड़ा चेंजेस किया। लेकिन आप अगर देखते हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब एग्जिस्ट करते हैं ना। तो भारत के अंदर कोई ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता। और दूसरा जो है आईपीसी, सीआरपीसी, ये तो कॉमन ही है। अब मुझे बताइए कंपनी लॉ कॉमन है, मुझे बताइए ना। अब पढ़ाई के लिए, अरे इतना तो क्या है, पॉपुलेशन की आप नॉर्म की बात करते हैं ना, 2 के ऊपर नहीं पैदा करना चाहिए वगैरह। मैं बता रहा हूँ कि संतान अगर 2 के ऊपर है तो उनको ना तो नौकरी में राइट है, ना चुनाव में राइट है, ना कहाँ राइट है। हाँ, वो मुस्लिम रहो या हिंदू रहे, अरे उनको प्रिविलेजेस ही नहीं मिल रहे तो वो लोग अलर्ट हो गए ना। और सरकार बीजेपी के, मैं बीजेपी में ही था ना, तो ऐसा हुआ कि मैं 40 करोड़ पॉपुलेशन थी और 1500 साल का उनका राज का था। वो सब मैं देख रहा हूँ। तो मुगलों ने इतने साल राज करने के बाद पॉपुलेशन का रेशो जो छोड़ के गए थे, उसके बाद अभी भी पॉपुलेशन का रेशो वही है। अब आप भी बोलो 140 करोड़ अपन क्रॉस कर गए, और उनमें पॉपुलेशन का रेशो आप गिना दो। अब क्या है, हमें ना तो हम उन्हें पाकिस्तान भेज सकते, ना ही तो हम अब और भारत को तोड़कर कोई एक अलग उनको स्टेट बना के दे सकते। फिर ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। और जो फिरका परस्त ताकीदे है दोनों भी धर्मों में, उन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा पे बात करनी चाहिए। शुद्ध धर्म तो वो होता है जिसमें चारित्र हो जी, जिसमें चारित्र हो, जो सत्य से जीने वाले हो। और अष्टांग मार्ग या जो भगवान गौतम बुद्ध ने हमको रास्ता दिया उस पर चलने वाले हैं। तो धर्म की तो बात होती नहीं। यहाँ तो अपने अपने संप्रदाय को लेके इतने ऑर्थोडॉक्स लोग हैं और संप्रदाय को लेकर इतनी चर्चाएं होती है। लेकिन एक बता रहा हूँ, सोसाइटी एट लार्ज इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहती। अगर तो सर ये बताएं, एक स्टैटिस्टिक प्रदीप जी ने अभी दी थी जो बीजेपी ने बताई है with regard to toilets. BJP says that they have now made India open defecation free. 100%. 100% free. 100% people have got a toilet inside their house. आप तो गांव में घूमते हैं ना सर? अरे भाई, जहां हगन गोदरी नहीं है वहां तो लोगों ने टॉयलेट यूज करना चालू किया। लेकिन जहां हगन गोदरी होती है, यानी फ्री स्पेस टू डू द डिफेक्शन, वहां पर अभी भी वही चल रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, और कांग्रेस ने भी यही ओपन डिफेक्शन का बोला था कि ओपन डिफेक्शन नेशन स्टेट, हगन गोदरी मुक्त गांव,
ऐसा जहां बोर्ड लगा रहता उसके बाजू में लोग बैठे रहते। हमारे यहाँ तो साइड बांटी रही है, राइट और लेफ्ट, राइट में जेंट्स और लेफ्ट में और अभी क्या है, मुझे राजू जी या प्रदीप अगर कहता है कि मैं डेली वीडियो रिकॉर्डिंग वहां से करा के भेजूं तो क्या करेंगे आप? मैं अभी बताता हूं, लोगों ने जो टॉयलेट है उसकी अलमारी बना ली है, तो जहां 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 मजबूरी है कि जा ही नहीं सकते, वहां पर तो लोगों ने बना लिए, लेकिन जहां देहातों वगैरह में है तो अभी भी क्या है, गॉसिप होता है ना, कम्युनिकेशन होता है वहाँ। औरतें 25 के इसमें जाती है तो पूरा गॉसिप करते, तो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसको वो छोड़ नहीं सकती। हाँ, तो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये जो बोलते हैं ना, तो लोगों के मिलने का वो एक कॉमन पॉइंट हो गया है। तो क्या होता है कि हम भी बोलते हैं कि सड़कों पे मत करो, लेकिन खेतों में करने से क्या होता है कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सूट भी होता है, मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन लेकिन औरतें टॉयलेट नहीं होने के वजह से दिन भर घर में रुकी रहती थी। वो औरतों के लिए तो बहुत राहत की बात थी और इस पे बहुत चर्चा हुई, और कांग्रेस ने ये योजना लाई थी। कांग्रेस की योजना भी हगन गोदरी मुक्त महाराष्ट्र की योजना में कितने फेलुअर है ये बीजेपी गिनती थी, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता हूं कि विपक्ष बोल के मैं गिनते बैठूं, क्योंकि क्या है, जब तक लोगों की मानसिक साइकोलॉजी हम चेंज नहीं कर पाते। लेकिन मोदी जी ने कोई अच्छे काम किए हैं तो मूर्ख आदमी होगा जो अच्छे कामों को भी नहीं बोलेगा। तो मोदी जी के अच्छे काम तो अपने जगह ही है, और मोदी जी जो पहले 5 साल में किए करके दूसरे 5 साल में चुन के दिए, लेकिन मोदी जी का वो स्वच्छता मिशन और भारत स्वच्छ अभियान जिसमें वो झाड़ू मारते हुए दिखे थे, माँ कसम अभी तो मेरे को पिछले 8 साल में कोई दिखा नहीं। तो क्या है कि मोदी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मोदी जी अपने आप में अच्छा कैडर, अच्छी टीम ना बना पाए। चलो मोदी जी है और मोदी जी के ब्रांड पर बीजेपी सरकार बना लेंगी ऐसा उनको लगता है, तो अपोजिशन ने भी इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि मोदी जी को अच्छा पर्याय देना है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जमीन पे उतर गए हैं, तो हो सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस सब बातों से गेन कर जाए। तिवारी साहब, यू नो हाउ द बीजेपी कैंपेन आज इस तरफ सस्टेन्ड है विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज आप पॉलिटिकली बहुत एक्सपर्ट हो, तो बीजेपी इज ट्राइंग टू शो दैट ट्रिपल तलाक के माध्यम से मुस्लिम वुमेन को उन्होंने लिबरेट किया है। मुस्लिम को अगर किसी ने जस्टिस दिया तो मोदी साहब ने दिया। वो कंपेयर करा राजीव गांधी से, बोले राजीव गांधी ने शाहबानो केस को ओवरटर्न करके मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार किया था और मोदी साहब आके लिबरेट किया। तो अभी पशमंदा मुसलमान जो बैकवर्ड मुसलमान है उनके बारे में अपलिफ्टमेंट, सोशल जस्टिस, सोशल एम्पावरमेंट के बाद मोदी साहब करके, तो पशमंदा मुसलमान के जो पूरे ग्रुप है तकरीबन 50 to 60% मुसलमान के हैं, दे आर सपोर्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मोदी साहब हैज सक्सेसफुली पेनिट्रेटेड द मुस्लिम वोट्स इन कमिंग टू 2024 थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिकॉज पशमंदा मुसलमान सबको बोल रहे हैं, मुसलमान समाज को बोल रहे हैं कि आप इसके फेवर में आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे भलाई में है सर। तिवारी साहब, हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ऑफ द बीजेपी? मैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम है वहाँ घूम के आया हूँ, अफ्रीका हो या यूरोप हो, या फिर इस्लामिक स्टेट जो है अपने आप को डिक्लेयर करते वो भी स्टेट है। औरतों का जो पर्दा है, फिर औरतों का तलाक का सिस्टम है, फिर औरतों का वो करार है मैरिज का, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो अभी भी कतार तरीका देश देखता हूँ, वो तो कोई भी दूसरे रिलीजन को अलाउ भी नहीं करते। तो मुझे लगता है भारत के अंदर, मैं छोटा था और मैं अभी जब 60s में आ चुका हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी लड़कियाँ भी बुर्का पहनने लगी है, छोटी छोटी लड़कियाँ, और पूरा इस्लामिक कल्चर में बहुत डिपेंड होने लगी। ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं, तो अभी लॉ कमीशन उसको रिव्यू कर रहा है, तो कॉमन सिविल कोड में क्या क्या कॉमन लाना चाहते हैं वो कर दे। क्योंकि मुझे लगता है कॉमन सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम
से ज्यादा हिंदू को जो प्रिविलेजेस है, हाँ, और वो प्रॉपर्टी के अंदर है, मैरिज के अंदर है, और मैं अभी बता रहा हूँ औरतों के राइट प्रोटेक्शन के हिसाब से, और प्रॉपर्टी इनहेरेंट करने के हिसाब से, पार्टीशन के हिसाब से, डिवोर्स के हिसाब से, और ऊपर से जो मेंटेनेंस है, ये जो 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 18 बिंदुओं पे कॉमन सिविल कोड बीजेपी कहता है, तो 18 बिंदुओं पे वो कर लेना। तो एंड एग्रीकल्चर लैंड सर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी मुझे बता, एग्रीकल्चरल लैंड इनहेरिटेंस फॉर विमेन, दैट हैज टू कम। अरे महाराष्ट्र में शरद पवार सीएम रहते हुए उन्होंने लड़की के राइट्स इतने क्रिएट कर दिए कि अभी लड़की छोड़ना भी चाहती तो जो जवाई होता है ना वो पहुंच जाता है। मैं अभी बता रहा हूँ, अरे बहुत ही, अभी तुमको मालूम है जमीन के एक एक टुकड़े के लिए इतने झगड़े हो रहे, और एक सादा कॉम्पेंसेशन आने के बाद लड़की की सिग्नेचर नहीं करने के लिए उसका पति इतना वो करता है, तो कॉम्प्लिकेशन तो बहुत है यार। अब बहुत बता रहा हूँ कि औरतों को राइट्स देने के बाद ऐसा हुआ कि परिवारों में कलह बढ़े। तो मैंने ये नहीं कहता कि औरतों के राइट ऑफ लैंड और राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, जरूर रहनी चाहिए। औरतों के नाम से खेती होनी चाहिए, सब होना चाहिए। अभी तो आवास योजना में भी उन्होंने कहा है, अभी तो बेनिफिशियरी औरत के नाम से, इतना के अनाज भी का कार्ड भी औरत के नाम से है। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये कॉमन सिविल कोड में नहीं आती है। अभी तो मुस्लिम के लिए भी वही है, हिंदू के लिए भी वही है। अरे इन सब चीजों को एग्रीकल्चर लैंड के अंदर महिलाओं को कौन से प्रिविलेज नहीं है, ये जरा बता दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राइट। लेकिन किशोर तिवारी साहब ये बताएं, चलते चलते आगे शरद पवार जी क्या करेंगे? हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, सबके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं उनको। नहीं, देखो शरद पवार जी अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो कांग्रेसी विचारधारा के थे, करके बीजेपी के साथ नहीं गए। उनके सारे एमएलए कह रहे थे अब जो लोग प्रामाणिक है वो रुक के रहेंगे उनके पास। बीजेपी कितने लोगों को उनसे तोड़ पाती है ये देख लेंगे। एक टाइम समय तो ऐसा आया था कि 56 एमएलए में से 52 एमएलए चले गए थे, वो 4 ही थे। उसके बाद उन्होंने फुर्सत से चलाया, और वो तो ओपनली कहते हैं अभी भी, वो अभी उन्होंने वो ट्राई किया, वो किया, इसके बाद वो जो होना था वो हो गया। क्या करेंगे अब डेली लोग जाते हैं। हमारे उद्धव जी के से एग्जाम्पल लो ना। अब वो नीलम गोरे, डॉक्टर नीलम गोरे है, वो उनके जो गली है पुना की, उसमें भी वो प्रभाव नहीं रखती। और बड़ी बड़ी बातें करती थी, और उनके पति भी उनको फॉलो नहीं करते। ऐसी बाई को उन्होंने मास लीडर बनाया था, उनको एमएलसी बनाया 2 बार 3 बार, अभी उसके बाद वो आज छोड़ के चली गई। यानी क्या है, अब ऐसा है कि उद्धव जी या शरद पवार जी ये इमोशनल नहीं है, जनता में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे किशोर तिवारी साहब, व्यक्तिगत सवाल, आपसे पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगता है अजीत दादा पवार को ये सब बोलना चाहिए था शरद पवार जी के खिलाफ? अब भाई 83 साल के हो गए, व्हेन विल यू स्टॉप, मतलब कब रुकोगे, कब तक चलते रहोगे? रिटायरमेंट एज होती है 58 साल, 65 साल, 72 साल, 75 साल। एग्जाम्पल दी लाल कृष्ण आडवाणी जी की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की। ये आपको लगता है, मैं व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, आई नीड योर पर्सनल व्यूज, डू यू थिंक अजीत दादा पवार शुड हैव सेड दैट सर? नहीं, उन्होंने जो भी बोला तो वो, ये तो जितने उदाहरण दिए वो जबरन लोग ट्रांसफर रिटायर्ड किए जाते। उन्होंने ब्यूरोक्रेट का बोला तो जिसका रिहेबिलिटेशन नहीं होता वही रिटायर होता ना। तो ये सब जबरन, देखो लाल कृष्ण आडवाणी को जबरन रिटायर किया गया। वो तो चाहते थे कि मरते वक्त भी वो उसमें गुंडल के जाए, तो वो तो चाहते थे राष्ट्रपति बने, लेकिन कितना अपमान किया गया उनका। मुरली मनोहर जोशी जी को ही वही किया गया। अब कोई जबरन, देखो उनका जो शरद पवार जी का तजुर्बा है और वो सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं, तो घर के ही लोग बोले कि आप घर को बैठ जाओ, तो ये सब तरफ ही चल रहा है। जो लोग बुजुर्ग हो जाते उनको बोला जाता कि आप चुप बैठो, आप बीच में मत बोलो,
आप घर को बैठो और जबरन रिटायर कर दिया जाता है। तो ये गलत है। उनके मरने के बाद ही मालूम पड़ता है कि उनके जाने से क्या हानि होती है। तो राजीव जी, कल चल के तुमको कोई बोल देगा यार कि वो बुढ़ऊ क्या बोलता है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। ये क्या होता है कि मुझे कोई अभी फर्क तो नहीं तुम्हारा- पड़ता, मुझे कोई फर्क अरे नहीं अरे राजू जी, तुम्हारा दिल पूरा जवान है, मुझे मालूम है। अरे भाई, तुमको मैंने जवानी में देखा है और अभी भी देख रहा हूँ, कुछ भी शिकन नहीं आई है। और मुझे तो बार बार पूछने का दिल होता कि ये दाढ़ी निकाले बाद में और वही सिगरेट और वही साला तुम्हारा ग्लैमर। अरे तुमको मैंने बहुत ग्लैमर में देखा, अच्छे अच्छे नेताओं की तुम फजीता करते रहती थी और सवाल पूछ के फिर मैंने प्यार से पूछा, ऐसा बोलती थी। तो वो बड़ा अच्छा समय था। तो आज भी आप अपने सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे हैं। लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो नेशन नाउ पे अभी मिलियन सब्सक्राइबर थोड़े दिन में ही हो जाएंगे। आप क्यों फिक्र कर रहे जी, हैं? thank और you so आपकी much, बात sir. लाखों लोगों को जाएगी। और आप लोगों को किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, इकोनॉमिक एजेंडा के प्रति, और ये फर्जी क्लेम है, इसका पोस्टमार्टम जरूर करें। देखो, मैं अभी है ना अध्ययन कर रहा हूँ, मैं मेरे पीएचडी के लिए भी अध्ययन कर रहा हूँ। मैं ये सब रिकॉर्ड है ना मोदी जी का, द मोदी इरा, द फैक्ट एंड द फिगर, ये मैं रखने वाला हूँ। तो मैं डेडिकेशन वाला आदमी हूँ। जब मैं फिगर रखूंगा तो सैंपल साइज भी बड़ी रखने वाला हूँ। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मोदी जी क्या कहते हैं, उससे ज्यादा मैं मोदी जी क्यों कहते हैं ये पूछूंगा। और मोदी जी कितने, अगर मुझे मेरे सैंपल साइज में मिल गया कि मोदी जी ने जो कुछ कहा है वो सच है, तो मैं सच में बता रहा हूं कि मैं मोदी जी का प्रचार करूंगा। मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, क्योंकि मैंने कांग्रेस को भी देखा और मोदी जी को भी देखा। 10 साल में जैसे उन्होंने कहा था उस तरीके से रोजगार उपलब्ध करा देते, किसानों के इनकम में इजाफा हो जाता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्होंने भी निगलेक्ट किया। स्मार्ट सिटी के जगह वो स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट लेके आ जाते तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन क्या करे, रूरल डेवलपमेंट का एजेंडा वो जो बनिया लोगों के साथ है उनके आंखों में नहीं है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोनोपोली क्रिएट करके ये लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और पहले तो एमएनसी का डर बताया जाता था, लेकिन भारत में ही अब पूंजीपतियों की जायंट फौज तैयार हो गई है जो देश को एक्सप्लॉइट करके लूट रही है। मोदी जी का भी उस पर खुल के बोले, काले धन पे भी बोलते थे, अब बंद कर दिया। काला धन ले आते तो अच्छा लगता। इतना क्या मैं बताऊं, 2000 की जो नोट बंद की उसके आज की फिगर देता हूं तुमको, 82.7 आ गए नोटा। यानी क्या है, साला पूरी बैंक सिस्टम करप्ट है, कोई भी आदमी को जाके बदल ले रहे। यानी आपने 2000 की नोट क्या बोली, लोगों ने 82% रिटर्न कर दिया और 500 रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करोगे? मुझे तो लगता है मोदी को हर साल नोटें चेंज करनी चाहिए और 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ जो खर्चा आता है नोटें चेंज करने में, वो करना चाहिए। अरे मोदी जी को तो गुजरात में लोग वोट कैसे दे रहे, यही मुझे डर लग रहा है। और मोदी जी के दिन बुरे आ गए। मोदी जी लोगों के नजरे में गिर रहे हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी जी के यही बम्पर क्लेम उनको लेके बैठेंगे। आज तो उन्होंने बोला मैं सबका बाप हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। यही बात थी ना, यही बात थी जो जिससे रामायण हुई, यही बात थी जिससे महाभारत हुई। ऐसा सत्ता का अहंकार किसी को भी सस्टेन नहीं कर सकता। Right, sir. Thank you very much. It's always a pleasure talking to you. And whenever you are in Mumbai, it will be a pleasure to welcome you at our studio. Kishore Tiwari sahab, thank you very much, sir. Namaskar, Vande Mataram, जय भवानी, जय शिवाजी। बम्बई दूर है क्योंकि चाटुकारों और दलालों की बम्बई है। मैं कहता तो हम आपके पास आते हैं सर, हम आपके पास आते हैं। ठीक है, नमस्कार सर, नमस्कार। जय भवानी। Thank you, sir. Vande Mataram. Vande Mataram. A very old friend, Mr. Kishore Tiwari.